हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर जो बैचेज है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है। फॉर 2026 जो भी हमारा बैच है फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12, ऑब्वियस बात है क्लास 11 का तो अभी एग्जाम होने वाला है, क्लास 10 का उसके बाद वो लोग 11 में आएंगे। जितने भी क्लास 12 वाले हो ना, तुम लोग का पहले सुन लो, तुम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो तुम लोग को एनरोलमेंट अगर करवाना है तो अभी के अभी इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करो और एनरोलमेंट करवा लो। ठीक है। फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं क्या करवा रहा हूं, अभी के लिए जितने भी स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम होने वाला है, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हो, तुम लोग का एग्जाम होने वाला है कब भैया? तुम लोग का एग्जाम जो है मोरलेस फरवरी या मार्च के अंदर हो जाएगा। भैया डेट शीट क्या है? डेट शीट मेरे को देखना पड़ेगा। फरवरी के बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में। तो भैया उस टाइम के लिए हम लोग, ठीक है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, या फिर हमारा एक मैराथन टाइप का ना हर एक चैप्टर का आ जाता तो मजा आ जाता। सो गाइस, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आ रहा हूँ, एक मैराथन लेके आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। आपके अकाउंट्स का मैराथन होगा, इकोनॉमिक्स का मैराथन होगा एंड बिजनेस स्टडी का मैराथन होगा। चैप्टर वाइज मैराथन लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर में से कोर कॉन्सेप्ट जो रहेंगे एंड जो बेसिक टू कोर कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों ही चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, मैक्सिमम 1 आवर का जो हमारा ये वीडियो होगा उसको देखना होगा। ठीक है। और आपको हर एक टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज के डेट में मैं क्या कर रहा हूं, आज के दिन जो है मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपको पढ़ा रहा हूं। यस गाइस, ये जो है आपका 6 से 7 मार्क्स तक का आता है आपके एग्जाम में, और मैक्स टू मैक्स कभी कभी 7 8 या 9 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा सा? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं ना, तो हम लोग देखो, ऑब्वियस बात है मैं बेसिक से ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। बट हाँ गाइस, आप लोग का आज मेरे को 30 to 35 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट का ये वीडियो होगा। उतना टाइम तक आपका जो अटेंशन है ना वो मेरे को चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग अपना अटेंशन मेरे को, ठीक है, अटेंशन दोगे। एंड साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि वो लोग भी क्या करे, इस वीडियो का लुफ्त उठा पाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं ना गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। दिस इज एन स्टेटमेंट जहां पर आप मूवमेंट ऑफ कैश को जो है फॉलो अप कर सकते हो, मूवमेंट ऑफ कैश को जो है ट्रैक कर सकते हो। हाँ भैया, यस गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैश का मूवमेंट को ट्रैप करते हो या कैश का मूवमेंट को फॉलो अप करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये बात बोलते हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो चीज लिखा रहता है क्या वो भी कैश होता है क्या? मैं बोलता हूँ रुक जाओ, मैं बोलता हूँ रुक जाओ, ऐसे नहीं देखते। उसमें कोई भी, उसमें एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना कैश का आइटम भी लिखा रहता है, नॉन कैश का आइटम भी लिखा रहता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज, यस गाइस, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज, तो वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता है। लेकिन हाँ, कोई भी अगर पेमेंट हो चुका है, पेड, या फिर कोई रिसीव यानी पैसा आ चुका है, रिसीव्ड, वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। और ये दोनों चीज जो है आपके पीएल में लिखा रहता है। आप सभी को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो आप अक्रूअल बेसिस पे बनाते हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आप किसके बेसिस पे बनाते हो, बोलो मेरे को? अरे बोलो ना यार मेरे को, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेसिस पे बनाते हो? हाँ भैया, कैश के बेसिस पे बनाते हैं। यस गाइस। तो जिस तरह से आप लोग कैश अकाउंट बनाते हो ना, सेम टू सेम ये उसी तरीका का है। बस एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे दिया गया है, जो आप जो है कुछ ही मिनटों में मेरे साथ समझ जाओगे किस तरह से बनाना है। ठीक है। अच्छा, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्लीट लेक्चर मैं तुम लोग को कुछ और बातें बता देना चाहता हूं ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए। ये देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। अब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? तो मेरा बड़ा सिंपल सा बोलने का मतलब है, किसी भी कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
देखना चाहोगे तो उसके लिए आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का ये बताता है कि वो कंपनी आखिर ठीक है पैसों के टर्म पे, आर्थिक टर्म पे कितनी ज़्यादा मजबूत है या कितना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस कर रही है। से एग्जांपल वो उनका सेल क्या हो रहा है, से एग्जांपल उनका परचेज क्या हो रहा है, लास्ट ईयर के हिसाब से क्या इस साल उसका सेल एंड ठीक है सेल्स में कुछ ठीक है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, प्रॉफिट में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, एंड बैलेंस शीट में आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी का रेशियो क्या है, इक्विटी कितना लगाया है, लायबिलिटी कितना है, उसमें से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप क्या है, फिक्स एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स कितना है, ये सारा का सारा चीज आप कहाँ पर पढ़ते हो, मतलब कहाँ पर देखते हो, ये सारा का सारा चीज हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता क्या क्या है। सबसे पहला आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्यार से इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, प्यार से हम लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगर ध्यान से देखोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है आपका पीएल अकाउंट, उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट, फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट। भैया क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक आदमी को बनाना जरूरी है क्या? आंसर इज नहीं गाइस, कुछ लोगों के लिए ये एग्जेम्पशन बन जाता है। जैसे कि भैया एक एग्जांपल दो ना मेरे को, स्टार्टअप कंपनी, जितने भी स्टार्टअप कंपनी होते हैं ना उन लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितने भी स्टार्टअप कंपनी होते हैं उन लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और बात याद रखना, नोट्स टू अकाउंट भी ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है। व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट भैया? नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है आपका जहां पर आप वर्किंग नोट वगैरह लिखते हो। यस गाइस, वर्किंग नोट हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो आप डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना रहे हो या किसी भी चीज का वर्किंग नोट बना रहे हो, ये आपका हमेशा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ठीक है अकाउंट्स के हर एक क्वेश्चन में, तो आपको बनाना तो जरूरी है। यस गाइस। नोट्स टू अकाउंट भैया ये लास्ट में क्या लिखा है, सो कि हमारे टीचर्स ने तो ये कभी दिखाया ही नहीं हमें, आप ये कैसे दिखा रहे हो? ठीक है, तो गाइस आपके फाइनेंस एज पर शेड्यूल 3 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस गाइस, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है और इसमें ही आपका सोकी का पार्ट होता है। लेकिन यूजुअली हमारे कोर्स में ये सोकी नहीं बनाना है तो हम लोग बच गए, हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी सारा चीज है हमारे कोर्स में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सब चीज सिखाऊंगा। अच्छा, आपको ना शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप जो पीएल बैलेंस शीट बनाते हो ना उसके हिसाब से शो करे। हाँ भैया, शो करते हैं। तो जब भी कोई आपको बोलेगा ना अगर आज से कि फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं, अगर कोई भी आपसे बोलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, तो आपको एक ही बात बोलना है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया आपका सारा का सारा बैलेंस शीट का आइटम। एंड अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बोलता है तो परफॉर्मेंस आप जो है पीएल अकाउंट का देखते हो, तो आप जो है बोलोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इक्वल टू आवर पीएल अकाउंट। ठीक है, उल्टा बोल रहा है क्या? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपका पीएल अकाउंट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो वेरी गुड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अच्छा एक दो बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाते हो, ठीक है,
साथ ही साथ आप जो है इसमें मूवमेंट ऑफ कैश देखते हो, सिर्फ किसका देखते हो, कैश। मैं एक ट्रांजेक्शन आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताना क्या इसमें कैश का एक्चुअल मूवमेंट हुआ है कि नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लगता है आपको इस ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो क्या इसमें आपका कैश का एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या आपका कैश का एक्चुअल मूवमेंट हुआ है। आंसर इज यस और नो, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना टाइम स्टैम्प के साथ। आंसर इज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब क्या हुआ, बैंक से मैंने ठीक है, बैंक में मैंने पैसा डाला, कहां से, कैश मेरे पास पड़ा हुआ था, कैश मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तभी तो हुआ ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कि मैंने यहां पर सिर्फ कैश को एक पॉकेट से उठा के हमारे दूसरे पॉकेट में डाल दिया, एक्चुअल में मूवमेंट हुआ ही नहीं। यस और नो गाइस, समझ में आया आपको? यस। अच्छा, अगर मैं शेयर्स इशू कर देता हूं इन कंसिडरेशन, ठीक है, ठीक है, अगर वैसे एग्जांपल मैंने शेयर इशू कर दिया है, ठीक है, किसको, इन कंसिडरेशन ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के क्रेडिट में मैंने उसको क्या किया, शेयर इशू कर दिया, तो क्या इसमें भी कैश का मूवमेंट हुआ? आंसर इज नहीं। जैसे कि कोई एक क्रेडिटर था, वो मेरे से 1 लाख रुपया पाता था, मैं बोल रहा कि 1 लाख रुपया तो दे नहीं पाऊंगा, एक काम करो 1 लाख का मेरा शेयर रख लो। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 1 लाख का तुम क्या करो, मेरा शेयर्स रख लो। तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, बढ़ता हुआ कंपनी है, शेयर्स मिल जा रहा है तो क्या बुरा बात है। तो उसने मेरा 1 लाख का शेयर्स खरीद लिया। तो आपको क्या लगता है 1 लाख का जो उसने मेरा शेयर्स खरीदा है, जो भी उसने मेरा 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा है, इस अकाउंट में, इस ट्रांजेक्शन में क्या कैश इन्वॉल्व है? आंसर इज नहीं। आंसर इज नहीं, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वाला भी हमारे, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन्स में नहीं आएगा। आपको समझ में आया? ये वाला भी हमारे इस ट्रांजेक्शन में, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। आपको ये चीज समझना होगा। क्या आपको समझ में आया मेरा बात? चलो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलो, इतना तो है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या सिर्फ कैश के बारे में ही बोलते हो या फिर आप बैंक के बारे में बोलते हो? अगर मैं बोलूं तो यस गाइस, आप कैश और बैंक दोनों के बारे में बोलता हो। कैश इंक्लूड्स बैंक। यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपका कैश जो है एंड बैंक ये आपस में सेम है इस स्टेटमेंट को बनाते समय। तो अगर आप कैश का मूवमेंट देख रहे हो, इसका ऑब्वियस मतलब है आप बैंक का मूवमेंट भी देख रहे हो। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोल देता हूं कि आपको, कि आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम लोग ले लेते हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आपका जो शॉर्ट टर्म आपका एडवांसेस है उसको भी ले लेते हैं, एंड आपका डिपॉजिट, यानी कि इन तीनों को भी आप जो है कैश का पार्ट बना देते हो इन द नेम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश को नहीं लेते हैं, कैश के साथ साथ बैंक को भी लेते हैं, एंड साथ ही साथ इन तीनों को भी लेते हैं। भैया ये तीनों शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया भैया, साल भर से कम? नहीं गाइस, 3 महीना या उससे कम, 3 महीना या उससे कम। लेकिन इसमें हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को कभी नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को कभी नहीं लेते। जस्ट ये आपका नॉलेज के लिए था, ज्यादा एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। बस अगर आपको बोला जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या सिर्फ हम लोग कैश को लेते हैं, आंसर इज नहीं। हम लोग कैश को भी लेते हैं, बैंक को भी लेते हैं, एंड कैश इक्विवेलेंट्स को भी लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स में ये 3 चीज आता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है। आपको ये चीज समझना होगा। कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज आता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? अरे मेरे बच्चों बताओ मेरे को, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ भैया समझ में आ गया।
चलो शुरू करते हैं हमारा कैश फ्लो एक्टिविटीज। जब भी मैं कैश फ्लो एक्टिविटीज बोलता हूँ या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बारे में बोलता हूँ, तो जनरली आप अगर तीन चीज में अगर आप फोकस कर देते हो, जनरली अगर आप तीन चीज में फोकस कर देते हो, तो आपका ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मक्खन जैसा बन के रेडी हो जाता है। और यही तीन चीज समझने में आपको प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपके पास दिया रहे तो आपको क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है कि उसमें से कौन सा आइटम को मैं इस पोर्शन पे लिखूं, इस पे लिखूं या इस पे लिखूं। आपको इन तीनों के बीच में जो है उसको डिवाइड करना पड़ता है कि मैं कौन सा आइटम को इसमें से किसके अंडर लिखूं। मेरा बात समझ में आया? अगर आप इस सेग्रीगेशन को बहुत अच्छे तरह से समझ जाते हो तो आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा। आपका जो हर एक जो क्वेश्चन है वो एकदम सुपर फंटास्टिक तरीके से बनेगा। शुरू करते हैं हम लोग अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। शुरू करते हैं हम लोग अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। मेरा एक बात याद रखना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम लिखाता है भैया? सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला? सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो गया भैया? आपका प्लांट एंड मशीनरी, आपका फर्नीचर, ये सारा चीज आपका क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। अगर इसका सेल हो रहा है तो भी आप यहां पर लिखो, अगर इसका परचेज हो रहा है तो भी आप इसको यहां पर लिखोगे। क्या आपको समझ में आया गाइस? क्या आपको समझ में आया मेरा बात? अगर आपका सेल हो रहा है तो भी आप यहां पर लिखोगे, और अगर आपका परचेज हो रहा है तो भी आप यहां पर लिखोगे। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अगर आपका परचेज हो रहा है तो भी आप यहां लिखोगे, और अगर आपका सेल हो रहा है तो भी आप यहां लिखोगे। हर एक स्टूडेंट का, अभी जो मैं बोलने वाला हूं, हर एक स्टूडेंट का यहां पर गलती होता है। तो वे वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर गलती होता है। ध्यान से सुनना, 100% सही से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। परचेज बोला है, सेल बोला है, प्रॉफिट नहीं बोला है या लॉस नहीं बोला है। तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रॉफिट हुआ है तुमको 10,000 का, तो 10,000 यहाँ मत चिपका देना। सेल हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो यहाँ चिपका देता हूँ। नहीं, सेल अमाउंट बोला है। सेल अमाउंट का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको बेच के तुम कितना पैसा लाते हो, तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आया है, दिस इज कॉल्ड सेल अमाउंट। स्टूडेंट गलती करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पर लिख देते हैं। नहीं लिखना है भाई। सेल करके कितना पैसा लेके आ रहे हो वो लिखना है। परचेज करते समय तुमने कितना पैसा दिया है वो लिखना है। परचेज करते समय 20,000 रुपया पॉकेट से गया, 20,000 लिखना है। मेरा बात समझ में आया? सेल करते समय 10,000 रुपया पॉकेट में आया, 10,000 रुपया लिखना है। 2,000 रुपया का यह प्रॉफिट नहीं लिखना है। ठीक है? या लॉस नहीं लिखना है। मेरा बात ध्यान से समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। तो हम लोग का परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बात भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट किस में करेंगे भैया? अमाउंट तो लिख दिया, ब्रैकेट किस में करेंगे? जरा समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ। परचेज किया, कैश फ्लो में क्या इंपैक्ट पड़ा? पॉजिटिव के नेगेटिव? आंसर इज भैया नेगेटिव। क्यों? मेरा कैश तो कम हो गया ना। हमेशा हम कैश के हिसाब से सोच सोच के बात करेंगे। तो हमारा अगर कैश कम हो गया तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? बोलो बोलो बोलो, नेगेटिव। अगर मैं सेल कर रहा हूं और फिक्स एसेट्स का, तो उसमें मेरा कैश क्या हो गया? बढ़ गया है। मेरा अगर कैश बढ़ जाएगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। सेम टू सेम अगर मैं इन्वेस्टमेंट का देखूं तो इन्वेस्टमेंट का भी सेम चीज है। अच्छा भैया, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लोन दिया था, लोन गिवन। तो लोन देना भी मेरा एक तरह का इन्वेस्टमेंट का ही एक्टिविटीज है। अच्छा, मेरा एक बात याद रखना गाइस, अगर मेरा लोन देना मेरा बिजनेस का पार्ट है, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को।
कि भैया कोई भी अगर मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक हो गया, अगर वो लोन देता है तो ये तो उसका बिजनेस का पार्ट हुआ ना भैया। हाँ, तो इसको भी क्या मैं यहाँ नीचे में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज? आंसर इज नहीं गाइस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप सिर्फ वही चीज को लिखते हो जिसमें आप फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट में जो है परचेज या सेल कर रहे हो। अगर आपका मान लो फिक्स एसेट जो प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप बिल्डर हो तो प्लांट एंड मशीनरी आपका लिए स्टॉक हो गया, वो आपके लिए फिक्स एसेट्स नहीं है। मेरा बात समझ में आया? वो आपके लिए क्या है? स्टॉक है, वो आपके लिए फिक्स एसेट्स नहीं है, तो आप उसको यहां नहीं लिखोगे। ठीक है, तो लोन देना अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस है तो आप यहां मत लिखना। आप कहां लिखोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखोगे, जो मैं अभी आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। अदरवाइज आप इसको यहीं पर लिखना। ठीक है, लोन अगर आप देते हो तो ऑब्वियस बात है, लोन देने से कैश मेरा घट जाता है, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिख दिया। लोन दिया ना, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कैश बढ़ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव में लिख रहा हूं। अच्छा, अगर मैं लोन दे रहा हूं, इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी तो मैंने किया था ना, परचेज किया था ना, उसमें मेरे को डिविडेंड मिलेगा ना। हाँ, तो डिविडेंड यहां पर मैं लिख रहा हूँ। सेल कर रहा हूं ना मैं, देखो इन दोनों में अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को तो टैक्स देना पड़ेगा ना, कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स अगर पेड हुआ है, अकड़ू नहीं, पेड हुआ है, तो मैं उसको यहां लिख दूंगा। पेड हुआ है तो मैं उसको यहां लिख दूंगा नेगेटिव में। जस्ट आप अपने दिमाग में ये फोकस करके रखना कि कैश में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दैट्स इट माय बॉय, दैट्स इट। कैश बढ़ रहा है तो उसको लिख दो, कैश घट रहा है तो उसको लिखो। ठीक है, ब्रैकेट डाल के लिखना। डू मी अ फेवर, आप इस पूरे पोर्शन को मेरे साथ साथ लर्न करो। टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को लर्निंग का। डू लर्न। ऑल राइट गाइस, होप सो आपने इसको लर्न कर लिया होगा। अब जरा देखो यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आपने देख लिया। अब मैं अगर ध्यान से देखो तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? आप जो है पैसा लाते हो। ठीक है, आप जो है पैसा लाते हो। ठीक है, कैसे लाते हैं भैया? आइदर शेयर्स अपना इशू करते हो या डिवेंचर अपना इशू करते हो। शेयर्स में क्या होता है भैया? दो तरीके का शेयर्स होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। इन दोनों को इशू करके जो है आप पैसा लाते हो। शेयर्स वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। बस आप इतना समझ लो, आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा लाने का तीन तरीका है। एक होता है आप शेयर इशू करो, एक होता है आप डिविडेंड प्रेफरेंस इक्विटी शेयर इशू करो, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर इशू करो, तीसरा होता है आप डिवेंचर इशू करो। भैया बैंक लोन भी होता है ना। हाँ, बैंक लोन से भी आप जो है पेमेंट पैसा ला सकते हो। ठीक है, अब बैंक लोन से भी आप पैसा ला सकते हो। जनरली बैंक लोन को मैं डिवेंचर्स के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि दोनों ही एक तरह का लाइबिलिटीज है। ठीक है, बट यस, आप सेग्रीगेट करके ही बोल सकते हो लोन। ठीक है, तो इन सभी चीजों से आप जो है पैसा लाते हो। तो जब भी पैसा आपके पास आता है ना, तो ये देखो सारा का सारा चीज जो है वो पॉजिटिव में है। यहाँ देखो सारा का सारा चीज पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर आपके पास पैसा आ रहा है। मेरा एक बात याद रखना गाइस, इतना दूर तक मेरे पास पैसा आ रहा है और कहीं कहीं पर जो है पैसा मेरा जाएगा भी। कहाँ कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, जब मैं इक्विटी शेयर को अगर मैं अगर मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहा हूँ तो मेरे को रिडम्पशन भी करना होता है। भैया आप बताओ ना, रिडम्पशन कितना टाइम के बाद करना पड़ता है? यूजुअली 20 साल के बाद आपको रिडम्पशन कर लेना होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में आप 30 साल ठीक है, आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि रिडम्पशन आप कर सकते हो। ये कहाँ लिखा है भैया? सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिडम्पशन आपका हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, एक बात याद रखना गाइस, यहाँ पर अगर आप इशू करते हो तो आपके पास पैसा आता है, और अगर आप रिडम्पशन करते हो यानी कि आप ठीक है अपना प्रेफरेंस शेयर जो है बोलते हो कि भाई वापस कर दो और अपना पैसा जो है लेके चले जाओ, तो ऑब्वियस सा बात है उसमें आपके पास से पैसा जाएगा, तो आपने नेगेटिव में लिख दिया। ऑब्वियस सा बात है उसमें आपके पास से पैसा जाएगा, तो आपने कहाँ लिख दिया उसको गाइस? नेगेटिव में लिख दिया। मेरा बात समझ में आया?
इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवेंचर आपने इशू किया था, अब आप क्या कर रहे हो, उसको आप रिडीम कर ले रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, उसको अब आप रिडीम कर ले रहे हो। अगर आप रिडीम कर ले रहे हो तो उसमें से आपके पास क्या होगा, पैसा जा रहा है। इशू किया था तो पैसा आया था, रिडीम करोगे तो पैसा चला जाएगा, तो उसको आप यहाँ पर लिख लो। अच्छा भैया, दोनों का तो रिडम्पशन होता है, लेकिन क्या इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है क्या? नहीं, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर का बायबैक होता है। इक्विटी शेयर का बायबैक होता है। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आप इसके बारे में पढ़ोगे। देखो सेक्शन, हालांकि आपको याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं आपको ठीक है, एज अ लॉ टीचर, ठीक है, मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ हर बार ये सेक्शन यहाँ यहाँ कोट होता है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। ठीक है, आप जब हायर स्टडीज में जाओगे, मेरे साथ लॉ पढ़ोगे, तो मैं आपको 100% क्लियर कट तरीके से लॉ के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग अकाउंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। इश्यू के बारे में मैंने पढ़ लिया भैया, 3 ठो बैंक लोन हो गया है, बैंक रीपेड, रीपेड ऑब्वियस सा बात है गाइस। जब आपने लोन लिया था तो आपके पास से पैसा आया था, तो आप उसको पॉजिटिव में लिख रहे हो। अब जो है लोन रीपेमेंट कर रहे हो, तो आप उसको नेगेटिव में लिखो अमाउंट को। रिडम्पशन हो गया, बायबैक हो गया। इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया था तो याद करो गाइस कि आपने यहाँ पर लिखा था, डिविडेंड रिसीव किया था तो आपने उसको इन्वेस्टिंग में लिखा था। लेकिन अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन दोनों चीजों का, तो आप इसको कहाँ पर लिखोगे, फाइनेंसिंग में लिखोगे नेगेटिव बोल के। अब ऐसा बात है गाइस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका ये नेगेटिव में आएगा। जनरली क्या होता है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना एग्जाम में देता नहीं है, लेकिन दे देता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया कहाँ से लिखे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया इफ एनी। अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो कंफ्यूज मत होना गाइस, बस चुपचाप यहाँ लिख के आ जाना। जैसे ही आप इन सभी का एडजस्टमेंट कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो मिल जाएगा। अब जरा समझो ना मेरा बात को, मैंने आपको ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताया, दोनों में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 27 मिनट हो रहा है, अभी तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर अभी मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताऊंगा ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, और उसमें एक ही पोर्शन में प्रॉब्लम होगा जो कि एग्जाम में भी आपका हर बार आता है। ठीक है, एग्जाम में भी आपका वही पोर्शन से हर बार आता है, और वैसा बात है, प्रॉब्लम होता है भैया तभी आता है। ठीक है, टफ है थोड़ा सा। ठीक है, जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करता हूं ना, तो ये दो तरीके से होता है। आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो, आप इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट मेथड का बात करूं ना, ये बड़ा चुंदू पुंदू सा चीज है। क्या है भैया, ये बताओ मेरे को। कैश सेल, कैश परचेज, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश एक्सपेंसेस एंड आपका इनकम टैक्स पेड, इन पांचों चीजों को, पांच हुआ, 6 चीज हो गया ना। हाँ, इन 6 चीजों को आप क्या करो, लिख दो, आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल जाएगा विथ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया, सारा चीज डायरेक्ट है, यानी कि आपको जो है कैश सेल दे दिया जाएगा, कैश परचेज दे दिया जाएगा, कलेक्शन कितना हो रहा है डेटर से वो पता चल जाएगा, क्रेडिटर्स से कितना पेमेंट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, कैश एक्सपेंस कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है इनकम टैक्स पेमेंट कितना हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। मेरा ना बड़ा सिंपल सा बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, हर स्टूडेंट यहाँ पर ना कुछ कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं। मैंने कैश सेल बोला है, मैंने क्या बोला है, कैश सेल, क्रेडिट सेल नहीं बोला है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ सेल लिखा है, तो आप जरा जाके ढूंढना क्या उसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल का सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि नहीं। आप उसको जो है जाके थोड़ा ढूंढना। अगर सेग्रीगेशन दिया रहेगा तो इट्स वेरी गुड गाइस, और अगर सेग्रीगेशन नहीं दिया है तो आप मान लेना उसको कि वो सारा का सारा कैश सेल है।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे देता है या फिर डायरेक्ट डेटा दे देता है। हम लोग जब पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दे डायरेक्ट जो है डेटा दे देता है कि कैश सेल इतना हुआ है, कैश परचेस इतना हुआ है, या फिर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे देता है। अब बोलता है कि आप लोगों को आप उसके हिसाब से अपना ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकाल लो। तो ये बड़ा सिंपल सा बन जाता है हमारे लिए। तो उसमें आपको एक चीज देखना है कि पीएल में जब सेल्स लिखा रहता है तो उस सेल्स में आपका कैश सेल्स भी आता है, क्रेडिट सेल भी आता है। तो आप जरा प्लीज जाके डेटा ढूंढ लेना कि वहां पर कैश का सेग्रीगेशन कितना है और क्रेडिट का सेग्रीगेशन कितना है। क्या 60% कैश है और 40% क्रेडिट है, या फिर उल्टा है, या फिर कुछ और रेशियो में बटा हुआ है। उतना ही अमाउंट आप प्लीज, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, उतना ही अमाउंट आप यहाँ पर लिख लेना। मेरा बात समझ में आया? यस गाइस। कैश सेल्स जैसे मेरा खत्म होता है ना, कैश परचेज के लिए भी सेम बात मैं बोलूंगा, और वही सारा का सारा बात मैं क्रेडिट मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बाकी के बारे में बोलूंगा। याद रखना गाइस, यहाँ पर कैश एक्सपेंस लिखा हुआ है, यानी कि कैश कितना हमने पेड किया है, पेबल नहीं लिखा है। आउटस्टैंडिंग वाला खर्चा यहाँ मत लिख देना। अगर बहुत सारा खर्चा लिखा है, जस्ट एक लेजर बनाना और लेजर के थ्रू सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आया? जस्ट एक लेजर बनाना और लेजर के थ्रू आपका सारा का सारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड लिखा है, पेबल नहीं लिखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप दिमाग को थोड़ा खोल के काम करना और वर्ड्स को पढ़ना। जो चीज जो है पेड लिखा है उसको पेड में पढ़ना, जो चीज पेबल लिखा है उसको पेबल में पढ़ना। यहाँ पर पेड लिखा है यानी कि खर्च, इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे तो ही यहाँ पर लिखना, ठीक है। और एक लास्ट चीज मैंने लिख दिया है, कोई भी अदर आइटम जो आपका फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बन पाता है। ऐसे भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो ना ही फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाते हैं, ना ही आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन हमने पेमेंट तो किया है। जैसे कि भैया एग्जांपल दो, सेटलमेंट के लिए हमने जो है कंपेंसेशन पेमेंट किया है। कैश में तो पेमेंट हुआ है, लेकिन ना ये आपका बिजनेस का पार्ट है, ना ही आपका ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ना ही आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ये कोई अलग ही टाइप का पेमेंट आपने कर दिया है। बट चूंकि ये कैश में हुआ है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एकदम लास्ट में इसको लिख लेना होगा। मेरा बात समझ में आया? इसको आपको उसी एक्टिविटीज के नीचे में एक अलग से हेड बना के आपको वहां पर लिख लेना होगा, ठीक है। नहीं तो आपका कैश बैलेंस मैच नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ। अब आते हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार था शायद, ठीक है। वो क्या है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड है, पढ़ चुके, खत्म हो चुका है। अब हमारा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझना। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन दोनों में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इन दोनों में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। जब भी अगर या तो आप फाइनेंसिंग एक्टिव, या तो आप डायरेक्ट मेथड बनाओ, या तो आप इनडायरेक्ट मेथड से सम्स बनाओ, किसी भी मेथड से सम्स बनाओ, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो मैंने सिखाया वो उसी तरीके से बनेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। मेरा बात समझ में आया? उसमें आपका कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। जो चेंजेस आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया? चलो फंटास्टिक गाइस, फंटास्टिक। शुरू करें? चलो वेरी गुड।
अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं ना, तो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यस गाइस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आप यहां पर सबसे पहले अपना लिख लेते हो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब क्या हो गया भैया? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो आपने प्रॉफिट निकाला है, यस, नेट प्रॉफिट। जब आप पीएल बनाते हो, जब आप पीएल बनाते हो, तो पीएल बनाने के लास्ट में जो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आता है, वही वाला यहाँ पर लिखने बोल रहा है, वही वाला अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है। इसमें आप जो है तीन एडजस्टमेंट करते हो। एक आया आपका नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट, एक आपका आया नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट, और एक आता है चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आइटम ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यूसी, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या मैं इसको प्यार से डब्ल्यूसीसी भी बोलता हूँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी बोलता हूँ, जैसा भी आपको पढ़ना है, बस आइटम वही है। अब मेरा बात ध्यान से समझना, एक एक करके समझेंगे हम लोग। जैसे मैं नॉन कैश आइटम के बारे में बोल देता हूँ ना, तो नॉन कैश आइटम का मतलब क्या हो गया भैया? आपका डेप्रिसिएशन हो गया नॉन कैश का आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या? वो सारा आइटम जो है जो आपका एक्चुअल में, जो आपका एक्चुअल में कैश बढ़ा भी नहीं रहा है, घटा भी नहीं रहा है, लेकिन पीएल में जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है, उसको आप हटा रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। तो जरा डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें ना, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है ना, वो सारा आपका नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है, उसको आप हटा दो। ऑब्वियस सा बात है, हटाने के लिए आप क्या करते हो? उल्टा एंट्री पास करते हो। प्रॉफिट डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट लेके आया था? प्रॉफिट को कम कर दिया था ना, पीएल का डेबिट साइड में लिखा था ना। देखो, पीएल का ये एक डेबिट होता है, क्रेडिट साइड होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखा रहता है ना, यानी कि ये प्रॉफिट को कम करता है ना। मैं उल्टा कर दूंगा, प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिक से हट जाएगा। देखो, इसीलिए मैंने इसके यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाया। समझ में आया? इसके बाद मैं आपको लिखता हूं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हो गया भैया? अमोर्टाइजेशन का मतलब हो गया, हो सकता है कि आपका कोई एक इनकम है, ठीक है, हो सकता है आपका कोई एक इनकम है, आपने उसको जो है बैलेंस शीट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये इनकम आपका पिछले अगले 5 सालों तक इसका काम आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? ये जितना भी आपको बेनिफिट रिसीव हुआ है, उसको आप बैलेंस शीट में एज अ एसेट्स लिख देते हो, और हर साल, मेरे साथ बोलो, हर साल आप कुछ कुछ अमाउंट जो है उसको निकाल के इनकम में अपना लिखते हो। जैसे कि भैया, अगर मान लो मेरे को कोई ग्रांट मिलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 को याद करना। अगर आपको कोई भी ग्रांट मिलता है, तो ग्रांट में क्या होता है भैया? ये तो हमारे लिए इनकम हुआ ना, यस, लेकिन जो ग्रांट मिला है वो आपके आज के इनकम को, आज के एक्टिविटीज के लिए सिर्फ नहीं मिला है, वो आपके अगले 5 साल के एक्टिविटीज के लिए मिला है। तो आप जो है ये इनकम अगले 5 साल के लिए रिकॉर्ड करोगे। कैसे बढ़े भैया? क्या करेंगे? कुछ नहीं, 100 करोड़ का ग्रांट मिला है ना, इन 100 करोड़ को आप जो है, ये आपको मिला है ना, तो ये आप जो है लायबिलिटी साइड में लिख लो, और हर साल से 20 करोड़ जो है वो आप जो है पीएल में लिख लो। भैया जाहिर सा बात है, इसमें एक्चुअल कैश तो नहीं जा रहा है। जिस तरह से डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता था, मोटा मोटी सेम इसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। कैसे भैया? डेप्रिसिएशन में क्या होता था बताओ मेरे को? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ लिखा रहता था, प्लांट एंड मशीनरी में कुछ अमाउंट लिखा रहता था, 20 रुपया घटाते थे 100 रुपया में से। क्यों? अब 80 रुपया लिख दिया, 100 रुपया क्या है मेरा? डेप्रिसिएशन बन गया। कुछ ऐसा ही होता था ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी तो ही हो रहा है। तो जाहिर सा बात है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ पर लिखा जाता था? पीएल के डेबिट साइड में। तो मैं उसका उल्टा एंट्री देता हूँ, क्रेडिट साइड में ऐड कर देता हूँ, तो मैं इसका जो इफेक्ट है वो हटा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ अगर ग्रांट है, तो ये तो मेरा इनकम है, इसका इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करेगा मेरे को? बताओ मेरे को। लेस कर दूंगा। सबका उल्टा कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे।
इनकम है, ये मेरा पीएल में इनकम है एक तरह का। इसका इमेज इम्पैक्ट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, यानी कि डेबिट कर दूंगा। अब ऐसा बात है, इनकम प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, उल्टा कर देंगे यानी प्रॉफिट को घटा देंगे, यानी कि नेगेटिव में लिख देंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है, देखो टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, दोनों ही एक तरह का एक टाइप का, मैं बोलता हूँ हमेशा डेप्रिसिएशन है, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी एक ही टाइप का होगा। देखो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी एक ही टाइप का होगा। मेरा जैसे ही नॉन कैश आइटम खत्म हो जाता है ना, मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम शुरू हो जाता है। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है भैया, इसमें हम लोग डिविडेंड इनकम बोलो, इंटरेस्ट इनकम बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोलो, ये सारा का सारा आइटम जो है ना वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। भैया नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया भैया, ये सारा का सारा आइटम जो है ना वो या तो इन्वेस्टिंग आइटम है, या तो आपका फाइनेंसिंग आइटम है, या तो आपका कोई और आइटम है, लेकिन ऑपरेटिंग आइटम तो नहीं है। और ये सारा का सारा चीज पीएल के अकाउंट में रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रह चुका है। इन सभी को मेरे को एलिमिनेट करना है, इन सभी को मेरे को हटाना है, तभी मेरे को पता चलेगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भैया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। मैं उल्टा काम कर रहा हूं, देखो एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भैया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है मेरा। तो जरा देखो डिविडेंड इनकम, अच्छा मेरा एक बात ना बड़ा खास है, ध्यान से एकदम प्यार से सुनना। डिविडेंड इनकम बोल रहा हूँ, डिविडेंड रिसीव नहीं बोल रहा हूँ, डिविडेंड पेड नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डिविडेंड इनकम बोल रहा हूँ। यानी कि इन सभी चीजों में से जो हम लोग हटा रहे हैं ना, वेदर दैट इज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, या फिर ये सारा का सारा चीज जो है पीएल अकाउंट में है। तो आप जब भी अमाउंट लिखोगे ना, आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा, क्या ये अमाउंट जो है पीएल में जा सकता था कि नहीं। अगर वो पीएल में जा सकता था तो ही आप यहां से एडजस्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करना, प्लीज एडजस्ट मत करना, नहीं आया होगा। मेरा बात समझ में आया। तो डिविडेंड इनकम जो है वो आपका एड बैक हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपका जो है एड बैक, भैया एड बैक होगा नहीं, लेस हो जाएगा। इनकम है ना, पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, उल्टा कर दो, घटा दो, ये भी एक तरह का इनकम है ना, पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, उल्टा कर दो, घटा दो। इंटरेस्ट का एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, पेमेंट नहीं लिखा है, खर्चा खर्चा खर्चा, प्रॉफिट को पहले घटा दिया था ना, अब ऐड बैक कर दो। प्रॉफिट हुआ था ना, ये प्रॉफिट को घटा दिया था ना, अब इसको बढ़ा दिया था ना, अब इसको लेस कर दो। अच्छा भैया लॉस हुआ तो ऑब्वियस बात है, लॉस को भी सेम चीज करेंगे, लॉस को भी हम लोग सेम चीज करेंगे। कोई भी चीज अगर पीएल को डिस्टर्ब कर रहा है, याद रखना मेरे बात को, पीएल पीएल पीएल, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई भी अगर आइटम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वही आइटम यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मेरा बात को याद रखना, वही आइटम यहाँ पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा लास्ट आइटम बड़ा सिंपल सा है और बड़ा मजेदार सा है, ध्यान से देखना। अगर मैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की बात करूं ना, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया भैया, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी कि करेंट एसेट्स का पोर्शन होना चाहिए, करेंट लायबिलिटी का पोर्शन होना चाहिए। तो क्या डेटर मेरा एक करेंट एसेट्स, आंसर इज यस। क्रेडिटर क्या मेरा एक करंट लायबिलिटी, आंसर इज यस। इसी को हम लोग ठीक है ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं। अब ऐसा बात है, इसमें एक जो है, इसमें एक चीज जो है वो बी आर वो ऐड हो जाता है, और इसमें बीपी भी ऐड हो जाता है। बट हमारे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर भी बी आर और बीपी को अलग से कंसिडर किया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि इन दोनों का कंसिडरेशन अलग से मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो डेटर जो है एंड क्रेडिटर, डेटर याद रखना, अगर बात को 2020 में से एग्जांपल मेरा जो डेटर है, ध्यान से देखना, 2020 में जो मेरा डेटर है वो है 5,000, 2021
21 में जो डेटर है वो है 6,000। 5,000 मेरे पास डेटर था, 6,000 हो गया, यानी कि मेरे को जो पेमेंट करने वाला था वो बढ़ गया है। पेमेंट जो करने वाला था वो बढ़ गया। डेटर बढ़ता कैसे? मैंने उसको माल बेचा होगा एडिशनल, वो मेरे को पेमेंट करेगा। माल बेचा, पेमेंट करेगा, 5,000 से 6,000 हो गया भैया, यानी चेंजेस कितना हुआ? 1,000 का। भैया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तुम जरा सोचो। 5,000 से 6,000 हो गया, 1,000 बढ़ गया भैया, 1,000 बढ़ गया भैया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। वाह, कैश में क्या इम्पैक्ट आया? कैश में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया भैया, प्रॉफिट होगा, आप पॉजिटिव होगा। उल्टा होता तो भैया, ये अगर मान लो 4,000 हो जाता और ये 2,000 होता या फिर 3,000 होता, तो क्या होता भैया? कैश घट गया ना, मतलब डेटर घट गया ना, यानी कि उसने पेमेंट कर दिया ना। हाँ, डेटर घट जाना है यानी कि पेमेंट हो चुका है ना। तो ये मेरे लिए खराब बात है कि अच्छा बात है? आंसर इस खराब बात है भैया। ठीक है, क्रेडिटर के बारे में बताओ तो भैया। अब जैसा देखो, मैंने क्रेडिटर और डेटर के बारे में जो बोल रहा हूँ ना, सेम टू सेम चीज बाकी सारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के लिए होगा। सेम टू सेम चीज बाकी सारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के लिए होगा। जो मैं बस दिमाग में स्टॉक अगर बोलेगा ना, स्टॉक को मारना गोली, दिमाग में सिर्फ डेटर एंड क्रेडिटर का आया, दिमाग लाना। स्टॉक मतलब करंट एसेट, करंट एसेट मतलब डेटर, बस दिमाग में ये लेके आना, सम्स बनना, मक्खन जैसा बनेगा। क्रेडिटर क्या बोलता है भैया? पहले 5,000 रुपया का था, अभी 6,000 का हो गया, मतलब पहले 5,000 का क्रेडिटर था, यानी कि मैंने 5,000 का परचेज किया था, पेमेंट नहीं किया, तो मेरे लिए उसके लिए बुक में एक लाइबिलिटी हो गया, उसके बुक में एक एसेट्स हो गया, मेरे बुक में एक लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, 5,000 का। अब जरा समझो मेरी बात को, अगर मैं अगली बार फिर से जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई फिर से मेरे को तुमसे एक माल खरीदना है, तो मेरे को खरीदेगा क्या? क्रेडिट में रखेगा, लेकिन वो बोलता है ठीक है लेके चला जा भाई, तो वो अब लेके चला जा रहा है। पहले 5,000 रुपया का क्रेडिट आया था, अब 6,000 का क्रेडिट, 1,000 का क्रेडिट बढ़ गया है। क्या मैंने पेमेंट किया? आंसर इज नहीं भैया। क्या मैंने पेमेंट किया? आंसर इज नहीं भैया। तो ये 1,000 क्या होगा मेरा? पॉजिटिव हो जाएगा भैया। 5,000 का था मेरा डेटर, 6,000 हो गया है, तो 1,000 से बढ़ गया है ना डेटर, यानी कि 1,000 से वो बढ़ गया है, और अभी तक उसने जो है मेरे को पेमेंट नहीं किया, तो ये तो कैश फ्लो के लिए गंदा बात है ना। हाँ भैया, यहाँ घट जाएगा गाइस, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, गलती से लिख दिया था। यहाँ पर 5,000 से 6,000 हो गया भैया। अब जरा कैश के हिसाब से सोचना, 5,000 का था क्रेडिटर, 6,000 हो गया, 1,000 से क्रेडिटर बढ़ गया है, यानी कि मैं अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है। तो ये अच्छा बात है खराब बात है? कैश के हिसाब से अच्छा बात है। उल्टा देखते हैं। यहाँ पर मेरा 4,000 का है और यहाँ पर 3,000 का है। 4,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, 4,000 वहाँ, 3,000 यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि 4,000 पहले का था, अब 3,000 हो गया, यानी कि मैंने पेमेंट कर दिया होगा। इसका मतलब 1,000 से घटा दो, बस, और कुछ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी जितना भी पॉइंट है सारा, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचोगे, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है सुपर फैंटास्टिक तरीके से बनेगा। दिस इज माई गारंटी, दिस इज गोइंग टू बी माई गारंटी, ठीक है। तो मैंने तीन चीज का एडजस्टमेंट किया है। सबसे पहले आपका नॉन कैश आइटम का, फिर आपका नॉन प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, एंड लास्ट आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में मैंने एक एडजस्टमेंट किया है। और इन तीन एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, इसके बाद लास्ट में ऑब्वियस बात है मैं अपना टैक्स पेमेंट जो है वो लिख दूंगा, टैक्स पेड, और लास्ट में जो भी आएगा वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा एज पर इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, एज पर इनडायरेक्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। क्या बात समझ में आया?
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इंटरेस्ट रिसीवेबल मत देखना, डिविडेंड रिसीवेबल और टैक्स पेबल ये तीनों जो है मत देखना यूजुअली। अगर ये तीनों रहेगा तो ये तीनों जो है आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। ये इन तीनों में से कोई भी जो है करंट एसेट से करंट लायबिलिटी नहीं है, प्लीज मत देखना। डोंट एडजस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन डब्ल्यूसीसी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मत एडजस्ट करना। ऑब्वियस बात है, कैश मेरा करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, लेकिन हम एट द टाइम ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे उसको, इवन दो वो मेरे क्वेश्चन में है। अगर मेरा प्रीमियम मिल रहा है ना, प्रीमियम हो रहा है नॉन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर, आपको सबको पता है कि रिडम्पशन करते समय हम लोग को कुछ पेमेंट करना पड़ता है कैश, तो उसमें अगर मान लो प्रीमियम से एग्जांपल 100 रुपया में खरीदा था, 150 रुपये में बोलता है कि हम रिडम्पशन करवाने के लिए तैयार है, तो 50 रुपया इज अ प्रीमियम, प्रीमियम को मेरे को राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ किस में करेंगे, जनरली हम लोग जो है बहुत सारा हमारा रिजर्व रहता है उसमें से राइट ऑफ कर देते हैं। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं उसको, पीएल से राइट ऑफ करवाते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या हो गया भैया, कुछ नहीं गाइस, आपका एक एसेट्स था उसमें से कुछ टुकड़ा टूट के गिर गया, आप उसको जो है खत्म कर रहे हो। खत्म करने के लिए क्या करेंगे भैया, छोड़ी सा मार देगा, नहीं, पीएल के डेबिट साइड में लिख दो, इस साल का 21 साल का बनता है पीएल, वो खत्म हो जाएगा 1 साल में। अच्छा एक बात बताइए भैया, नॉट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जिन लोगों ने फाइनेंस पढ़ा होगा उन लोगों को ये चीज पता होगा, आपको नहीं पता तो बस आप इतना ही याद रखना कि प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स, यानी टैक्स अभी तक नहीं लग रहा है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर आप 2 साल तक बैलेंस शीट अगर दिया रहेगा, 2 साल का अगर बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन इज गिवन, तो जाहिर सा बात है उसमें ये डेटा जो है आपको निकालना पड़ता है। अगर 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा तो ये डेटा आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे भैया, कुछ नहीं गाइस, 3 चीज का एडजस्टमेंट करोगे आराम से निकलेगा। आइटम कहाँ से लेंगे भैया, आइटम आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, उसके बैलेंस शीट में आपको याद है कि सरप्लस बोल के एक अमाउंट होता है, ठीक है, उसी में पीएल अकाउंट है, उसी में क्या है गाइस, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो ये जो पीएल अकाउंट है ना गाइस, इसको जो है आप पहले मूवमेंट को चेक कर लो। से एग्जांपल आपका 2020 में 50,000 था और 2021 में 51,000 हो गया, तो 1,000 का मेरे को बेनिफिट हुआ है ना, तो इस 1,000 का बेनिफिट को मैं कंसिडर करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा। जैसे ही मैंने इसको लिख दिया उसके बाद मेरे को 3 एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले आपका हो गया ट्रांसफर का, दूसरा हो गया आपका इनकम टैक्स प्रोवाइडेड का, तीसरा हो गया आपको डिविडेंड डिक्लेयर्ड का। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर करना है आपको जनरल रिजर्व में। हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट जो भी हुआ होगा 50 लाख रुपया, उसमें से मैंने कुछ परसेंट यानी कि 10% से एग्जाम्पल 5 लाख रुपया मैंने क्या किया है, एज अ डोनेशन मैं उसको दे के आ रहा हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड का मतलब क्या हो गया भैया, आपको पता है कि एजीएम होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि डिविडेंड कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। जनरली डिसाइड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर डिक्लेयर कब करता है आपका, जब एजीएम में आपका कंपनी का जो मालिक है उन लोगों का अप्रूवल मिल जाएगा तो ये डिक्लेयर्ड मान लिया जाएगा। अगर एक बार ये डिक्लेयर्ड हो गया ना तो आप चाह के भी उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये नियम कहाँ लिखा हुआ है, आपके कंपनीज एक्ट 2013। आप बोल रहे हो कि 10% का डिविडेंड देंगे, सब लोग बस में चढ़ गए। अब आप बोल रहे हो कि यार आप लोग को चढ़ाने के लिए मैंने बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, पकड़ा गया, पकड़ा गया। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको नहीं चलेगा गाइस, वहां पर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो डिविडेंड आपका डिक्लेयर हो जाता है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब जो है वो पीएल में गया है, पेमेंट नहीं हुआ है बस।
जनरल रिजर्व में जो हम लोगों ने भेज दिया। जनरली हम लोग यही करते हैं, प्रॉफिट का जो पोर्शन है उसको हम लोग उठा के कुछ जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, अब बाकी का सारा सरप्लस में चला जाता है। अगर मैं प्रोफार्मा की बात करूँ ना तो ये एक्चुअली इनकम्प्लीट सेल बना है। ठीक है, आप इन प्रोफार्मा जो है वो मैं कल दे दूंगा, और कुछ और अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग को कल करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद है ना तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो में जरूर कर देना। और अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड्स को अगर क्लासेस वगैरह का नीड रहेगा फॉर क्लास 11 फॉर क्लास 12 सी एस सी ए में सी एस फाउंडेशन इंटर फाइनल ऑल बैचेस, किसी भी टाइप का बैच रहे, बीबीए बीकॉम, इन सभी के बैचेस के रिलेटेड अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको क्लासेस वगैरह चाहिए, तो जस्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को एक व्हाट्सएप करो और मेरे से जो है पर्सनलाइज कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय गाइस, बाय बाय।